तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इक्का मूवी को। तो बिना देरी किए डायरेक्ट मेन स्टोरी पे जाते हैं। कहानी की शुरुआत सोरेमान से होती है, जो कि क्लब में एक लड़की के साथ होता है। लड़की का नाम सोमा होता है। दोनों काफी देर बातें करते हैं। उसके बाद सोरेमान उस लड़की को अपने साथ अपने गाड़ी में ले जाते हैं। गाड़ी काफी दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान जगह पर रुकती है। वहीं पर एक चाय वाला आदमी चाय बेचा करता था। वो आदमी चाय लेकर गाड़ी के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, वैसे ही घायल हालत में सोमा उस गाड़ी से निकलता है और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये सीन कट होता है। उसके बाद हम एक स्विमिंग कंपटीशन को देखते हैं, जहाँ पर समैरा नाम की एक लड़की वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। लेकिन स्विमिंग के दौरान अचानक पता नहीं कैसे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे जल्द ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसकी माँ अवंतिका तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर अर्जुन मेहरा को, जो की एक मशहूर लॉयर है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल इस तरह से सेट की है कि वो हमेशा झूठ के खिलाफ लड़ते हैं। तभी उनका एक साथी बताता है कि उनके लिए एक कॉल आया है और वो कॉल अवंतिका का होता है, यानी कि अवंतिका जिनकी वाइफ है और समैरा अर्जुन के बेटे हैं। ये सुनने के बाद अर्जुन तुरंत ही सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताती है कि ये दरअसल कॉमन नहीं है। इसकी आगे की रिपोर्ट आई तभी हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एक अजीब सा बात बोलते हैं कि क्या ये आप दोनों की बच्ची है, और ये बात दोनों को कुछ अजीब सी लगती है। खैर, बेटी की हालत अभी नॉर्मल थी, इसी वजह से उससे घर लिया जाता है। जब अर्जुन अपना घर पहुंचता है तो उसे टीवी पर न्यूज पे पता लगता है हर्षवर्धन का बेटा सोरेमान एक बड़े से केस में फंस चुका है। इसी दौरान अर्जुन के पास उसका सीनियर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि आपको हर्षवर्धन के वहाँ जाना होगा और वहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है। इसके अगले ही सीन में हम सोमा को देखते हैं। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती होती है। उसकी हालात भी काफी ज्यादा नाजुक थी। उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी और ये सब कुछ खबर देख रही थी। अगली सुबह अर्जुन और भी कई लोग हर्षवर्धन के यहाँ पहुँचते हैं। हर्षवर्धन चाहता था कि सोरेमान का केस अर्जुन लड़े, क्योंकि अर्जुन एक प्रोफेशनल वकील है और आज तक वो कोई भी केस नहीं हारा। लेकिन वहाँ पे अर्जुन सोरेमान का केस लेने से साफ साफ मना कर देते हैं। और हमें ये भी पता लगता है कि इन दोनों में काफी दिनों से एक चीज को लेकर अनबन चल रही थी और यही बात हर्षवर्धन को भी पता है। हर्षवर्धन उसे समझाता है कि तुम दोनों की बहस एक जगह पे है, लेकिन ये केस एक जगह पे। मैं चाहता हूँ तुम इस केस को हर हाल में लड़ो। तभी वहाँ पे सोरेमान आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन मेहरा इस केस को लड़ने की मंजूरी नहीं देता। दरअसल हर्षवर्धन इसलिए परेशान था क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर है और इलेक्शन उसके ऊपर है। अगर ऐसा मामला सामने आया तो उसका सीधा असर वोट पे पड़ेगा। इसीलिए वो चाहता था कि अर्जुन इस केस को लड़े और उसकी बेटे को क्लीन चिट करके बाहर निकाले। लेकिन अर्जुन केस लेने से मना कर देते हैं और वहाँ से चला जाता है। बाद में उसके सीनियर समझाते हैं कि आखिर वो इस केस को क्यों नहीं ले रहा। वहाँ पे जाके अर्जुन बताता है कि हर्षवर्धन मेरी रेपुटेशन जानता है और वो चाहता है कि वो मेरे जरिए अपने बेटे को इनोसेंट बताए, जबकि वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद कहानी एक दूसरे लॉयर के पास जाती है, जिसका नाम मधु होता है। देखने में वो तो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन दिमाग एकदम तगड़ा। फोन कॉल पे मधु को पता लगता है कि सुमा का केस उसे ही लड़ना है और कोर्ट की सुनवाई 4 दिन में ही चालू होने वाली है। लेकिन हालांकि ये दिन उसके लिए बहुत ही कम थे, लेकिन वो मंजूरी कर देते हैं। इसके अगले ही दिन हम दोबारा से अर्जुन और अवंतिका को समैरा के डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर गंभीर होकर बताते हैं कि समैरा को कैंसर है, लेकिन अर्जुन और अवंतिका का कहना होता है कि उनके फैमिली या रिलेशन में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, फिर ये बीमारी उसकी बच्ची को कैसे हो सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर ये भी बताता है कि समैरा का एडवांस स्टेज चल रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। डॉक्टर बताता है हम समैरा को तभी बचा सकते हैं जब पेरेंट्स का बोन मैरो मैच कर जाता है, लेकिन आप दोनों का बोन मैरो मैच समैरा के बोन मैरो मैच से नहीं होता। इसीलिए मैं उस दिन आपसे पूछ रहा था कि समैरा आपके ही बेटे हैं, लेकिन इस बात पे वो दोनों कोई भी विवाद नहीं करते। अवंतिका का कहना होता है कि और भी डॉलर्स मिल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि इन्हें ढूंढना बहुत ही कठिन काम होता है और अगर पेरेंट्स का बोन मैरो काम आ जाता है तो हमारे लिए आसान रहता है और वो सेफ भी रहता है। अब दोनों घर लौटते हैं और इसी बीच हमें पता लगता है समैरा सोरेमान की बेटी थी। अब कहानी में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। जो पहले अवंतिका थी वो पहले ही सोरेमान की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आगे चलकर अवंतिका ने सोरेमान को छोड़ दिया और अर्जुन के साथ शादी कर ली। इसी वजह से बोन मैरो लेने के लिए अर्जुन सोरेमान के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके सोरेमान सीधी बात करता है कि अगर वो उसका केस लड़ देता है और उसे जिता देता है तो वो उसका बोन मैरो उसकी बेटी को दे देगा और दोनों के बीच यही डील फाइनल हो जाती है। धीरे धीरे ये खबर मीडिया में फैल जाती है कि अर्जुन ने सोरेमान का केस लिया है और सभी को पता लग जाता है कि इस केस का रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि आज तक सोरेमान किसी भी केस नहीं हारा है। जब ये बात मधु को पता लगता है कि अर्जुन ने सोरेमान का केस हैंडल किया है तो वो भी हैरान हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा राज चल रहा है। दोनों ही टीम अपने काम पे लग जाता है। अर्जुन अपने साइड से सारे सबूत इकट्ठा कर रहा था, जबकि वहीं पर मधु अपने तौर से सोरेमान के खिलाफ तैयार कर रहे थे। हर जगह हर लोकेशन हर चीज को ट्रैक किया जाता है। सोरेमान कहाँ से निकला था, कहाँ पर गया और सोमा की बॉडी कहाँ पे मिली। मधु सोमा के दोस्तों को भी बुलाकर उनसे पूछताछ करती है। मधु अपने साइड से सारे जांच करती है, सारे
एविडेंस सोलेमान के खिलाफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उसे यही बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना सब होने के बावजूद भी अर्जुन आखिर उस केस को क्यों हैंडल कर रहा है, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करते। आखिरकार दोनों वकील अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच जाते हैं। अर्जुन सबसे पहले सोलेमान को कटघरे में बुलाते हैं। सोलेमान बड़ी ही मासूमियत शकल बना के बताता है कि उस रात उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो सोमा को लेकर गाड़ी में बैठा था। काफी दूर आगे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी और मैं सोमा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन सोमा को ये पसंद नहीं आया और मैंने उसे रास्ते में ही उतार दिया और अपने घर लौट आया। सोलेमान कोर्ट में ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि उसने सच में कुछ ना किया हो। उसके बातों में दर्द था और ये यहाँ तक रो भी रहा था। ये सारी की सारी बातें सोलेमान की वाइफ वही बैठकर सुन रही थी और गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मधु सोरे से पूछताछ करती है। मधु का कहना ये होता है कि वो घर पहुंचा या नहीं, इस बात का क्या सबूत है। सोलेमान बताता है कि उसका पत्नी उसके घर पर ही थे, लेकिन उसकी पत्नी तो पहले से ही वहाँ से जा चुकी थी, तो गवाही कौन देता। मधु के पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं था कि वो उनके सामने रख सके, इसी वजह से वो चुप बैठ जाते हैं। अर्जुन दोबारा क्लीज को क्लियरिफाई करता है कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। सीधी सी बात थी, वो उस रात नशे में था और सुमा के साथ वो इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुमा को ये बात राज नहीं आई और वो उठकर चली गई। इसके बाद मेरा क्लाइंट अपने घर लौट आया और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी एक दूसरा आर्गुमेंट पेश करती है और दोबारा से मधु प्रूफ मांगती है कि आपके पास क्या सबूत है कि सोलेमान उस लड़की को मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे मधु प्रोसिक्यूशन काउंसिल थी, उसका काम था एविडेंस कलेक्ट करना। इसी बात को लेकर अर्जुन उसका मजाक उड़ाता है कि आपके पास ना ही एविडेंस है और ना ही कोई प्रॉपर आर्गुमेंट, इसके बावजूद सवाल करना ये रूल के खिलाफ है। जज भी इसे रूल का हवाला देता है और 11 मई को अगली सुनवाई की तारीख रख देता है। कोर्ट के बाहर सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। सारे के सारे लोग सोलेमान के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए थे। तभी स्कूल में इसी का एक वीडियो समैरा को दिखाते हैं और कहती है कि उसके पिता भी इस केस में शामिल है और ये बात समैरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और घर लौटकर वो बात अपने माता पिता को बताती है। ये तीनों साथ बैठी होती है, तभी समैरा के नाक से दोबारा से खून आने लगता है और सभी फिर से एक बार घबरा जाते हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई में मधु विजयकांत को लेकर आती है, जो कि वही चाय वाला था। चाय वाले को कोर्ट में बुलाया जाता है और वो कटघरे में खड़ा होकर बताता है कि मैं सोमवार के दिन चाय लेकर मैं गाड़ी के पास जा रहा था, लेकिन अचानक ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है और सोमा खून से लथपथ हालात में गाड़ी से नीचे गिरती है, जिसके बाद वो गाड़ी से चली जाती है। जिसके बाद मधु पूछती है क्या आपको यहाँ पर ऐसा कोई दिखाई दे रहा है जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तब चाय वाला सोलेमान की तरफ इशारा करता है कि यही वो आदमी था जो ड्राइव कर रहा था। इसके बाद अर्जुन सामने आता है, वो चाय वाले को गाड़ी की ढेर सारी तस्वीरें दिखाता है और उससे कंफ्यूज कर देता है कि आपने कौन सी गाड़ी फेंकी थी। इसकी वजह से चाय वाला कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाता और बड़ी ही आसानी से अर्जुन उसके गवाही को झूठा साबित कर देता है कि हो सकता है कि ऐसी गाड़ी किसी और की हो जो इस चाय वाला ने देखी हो। चाय वाला बताते हैं कि उसे एक तस्वीर दिखाई गई जो कि सोलेमान की थी और मैंने कहा कि यही गाड़ी सोलेमान की थी और यहीं से साबित हो जाता है कि मधु इस केस को गलत रास्ते पे ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ घर पे जब अर्जुन बैठा होता है तभी अवंतिका उसके पास आता है। उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव होती है। वो हार्ड ड्राइव सोना की कॉल लॉक्स की थी, जिससे कि सबूत कलेक्ट किए जा सकते थे। अगली सुनवाई के दिन जब अर्जुन मेहरा सुनवाई के लिए जाता है तभी रास्ते में उसकी सोमा की माँ मिल जाती है। वो सोमा के बारे में बताती है कि उसने एक एग्जाम दिया था और उसने पूरे इंडिया में 3rd रैंक लाया था और तो वो सीबी बनने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन उनके बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अर्जुन अब कोर्ट की सुनवाई में सोमा की बॉयफ्रेंड को बुलाता है और उसकी चैट दिखाता है जिसके कि सोमा और उसके दोनों के बीच में काफी बहस हुई थी। ये सब कुछ देखने के बाद सोमा का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर ढेर सारे गंदे गंदे इल्जाम लगाता है और सोमा की ये सारी बातें सुनकर अंदर से टूट जाते हैं। अर्जुन उससे पूछता है आपके फोन में स्नैपचैट है? उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि हाँ, वो पल भर की लोकेशन सोमा को भेजता भी रहता है, जिससे कि ये पता लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास सोमा की ओरिजिनल लोकेशन थी और अर्जुन यही दावा कर रहा था कि हमला करने वाला कोई और नहीं उसका बॉयफ्रेंड ही है। ये बात सुनने के बाद उसका बॉयफ्रेंड काफी गुस्से में हो जाता है और दोबारा से सोमा के बारे में गंदी और भद्दी बातें करने लगता है, लेकिन अर्जुन उससे गुस्से में चुप करा देता है। घर लौटने पर अर्जुन काफी ज्यादा मायूस होता है। वो रोते हुए अपनी पत्नी को बताता है आज उसकी वजह से पूरी घड़ी कोर्ट में उसकी माँ बेइज्जत हो गई। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा है, हालांकि ये सब करने के लिए वो मजबूर है और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन की केस की सुनवाई में मधु एक और सबूत पेश करती है, सोलेमान की गाड़ी की चाबी, क्योंकि डॉक्टर ने जब सोमा के घाव को चेक किया उसका ऊपर वार गाड़ी की चाबी से किया गया था और गाड़ी की चाबी के ऊपर खून भी लगा हुआ था, लेकिन गाड़ी को पहले ही केमिकल से धुलवा दिया गया था ताकि कोई भी सबूत गाड़ी में ना बचे। और अभी मधु का कहना यह भी था कि जब गाड़ी के की में खून लगा हुआ है तो की होल में भी खून लगा हुआ हो सकता है, क्योंकि वो इन सब की जांच करवा चुकी थी। वो तुरंत ही कोर्ट में डॉक्टर को पेश करती है। डॉक्टर आके बताता है कि गाड़ी की होल में जो खून मिला था वो सोमा का ही था, जिससे कि एक बार और
सोलेमान के ऊपर सक जाता है। साथ ही साथ वो एक पेट्रोल पंप की रिकॉर्डिंग भी चालू करती है, जिससे कि सोमा का बॉयफ्रेंड पेट्रोल पास के पास नजर आ रहा था, लेकिन वहाँ की टाइमिंग ही कुछ और थी। टाइमिंग को देखकर पता लगता है कि वहाँ पे सोमा का बॉयफ्रेंड मौजूद ही नहीं हो सकता। इस बात पर अर्जुन कहता है कि इस काम को उसकी बॉयफ्रेंड ने किसी और को देकर करवाए होंगे। सुनवाई खत्म होने के बाद अर्जुन गुस्से में शौर्य के पास जाता है कि आखिर उसने सोमा के साथ क्या किया था और गाड़ी की चाबी में खून कैसे आया। सलमान बताता है कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो गुस्से में थी और गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थी। हो सकता है कि गुस्से में गाड़ी की चाबी से उसमें चोट लग गई हो और उसका खून चाबी पे आ गया हो, लेकिन गुस्से में अर्जुन शौर्य के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन शौर्य तभी अपने आदमी चतुर को कहता है कि मैं तुरंत ही वकील बदलना चाहता हूँ। अर्जुन जानता था कि अगर वकील बदला तो उसकी बेटी को बोन मैरो नहीं मिलेगा और वो कहता है कि वो कैसे भी करके इन सारी चीजें को संभाल लेगा। इसी दौरान उसकी बेटी को भी अस्पताल लिया जाता है क्योंकि लगातार उसकी नाक से खून आ रहा था। उसके अगले ही और हॉस्पिटल में सोमा भी एडमिट होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर आती है कि सोमा अब नहीं रही, क्योंकि अभी तक मौत की कोशिश का सोमा का ऊपर केस लगा था, अब मौत का इल्जाम लग चुका है और इसी वजह से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हर्षवर्धन इन सब से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो अर्जुन से साफ कहता है इलेक्शन से पहले उसे सब कुछ क्लीन चाहिए। वो जानता है कि वो सारी चीजें को हैंडल कर लेगा और अपने बेटे सोलेमान के ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। अगली बार कोर्ट की सुनवाई में उस चाबी वाले सबूत को खारिज करने के लिए अर्जुन कोर्ट में एक साइंटिस्ट को लेके आता है। उस साइंटिस्ट डॉक्टर का कहना होता है कि उस चाबी की होल में बहुत कम मात्रा में खून लगा हुआ था, लेकिन इससे ये क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता वो खून सोमा का ही था, जिससे कि ये कंक्लूजन भी रिजेक्ट हो जाता है। इतनी बार हारने के बाद मधु और सोना की माँ को ऐसा लगता है कि वो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। सोमा की माँ मधु से पूछती है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसके जवाब में मधु कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन मधु एक नई ताकत के साथ उनके टीम को निर्देश देती है कि इतनी बड़ी मुंबई शहर में कोई ऐसा व्यक्ति तो होगा जिसको इन सब के बारे में खबर होगी, जिसने ये सब कुछ चीज देखा होगा। तभी इसी खोजबीच के दौरान एक बंदा सामने आता है जिसका नाम होता है विला। विला को अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। विला का कहना यह होता है कि वो अपने पापा से बात कर रहा था। जैसे ही वो खिड़की से नीचे देखा, एक काले कलर की गाड़ी के पास एक आदमी घबराए हुए हालत में खड़ा हुआ था, जिसके बाद विला दोबारा खड़ा अंदर गया और दोबारा से खिड़की के पास आकर झांक कर देखा कि वो आदमी किसी और से फोन में बात कर रहा था और बड़ा खुश नजर आ रहा था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सोलेमान था। ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन हैरान हो जाता है और अर्जुन तुरंत ही कोर्ट के बाहर विला के अंदर कौन था ये पता करने के लिए कहता है। अर्जुन इस बार इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी को अर्जुन फंसा नहीं पाता। लेकिन तभी जिस आदमी को अर्जुन बाहर भेजा था वो कॉल हिस्ट्री आकर निकालता है। अर्जुन का कहना यह होता है कि अर्जुन ये बता दे कि उस समय उसके क्लाइंट के पास कॉल करने के लिए फोन ही नहीं था, तो वो फोन कहाँ से करेंगे। लेकिन मधु तुरंत खड़ी होकर बोलती है हो सकता है कि शौर्य के पास एक से ज्यादा फोन हो और ये भी हो सकता है कि उसने किसी से फोन मांगा हो। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि विला झूठ कह रहा है, क्योंकि सुधाकर वल्लई ने उन्हें 1:10 पे देखा था और जबकि कहना यह भी था कि उस टाइम में सोलेमान अपने घर पर थे। इस इल्जाम को पेश करने के लिए अर्जुन के पास कोई रास्ता ही नहीं था। इसी वजह से वो शौर्य के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर वो कोई भी बात पा रहा हो तो अभी बता दे। और अब साफ साफ बताता है सोलेमान की उस गाड़ी में क्या हुआ था। गाड़ी में मेरा मूड बन गया और मैंने उस लड़की को किस करने की कोशिश की, लेकिन किस करने के दौरान अपना डिफेंस में वो लड़की अपने ऊपर अटैक करने लगी और मैं भी काफी गुस्सा हो गया था और मेरे हाथ में चाबी थी। मैंने तुरंत ही उस चाबी को उसकी गर्दन में घुसा दी और उसको वहीं पे गाड़ी से फेंक कर बाहर चला गया। उसके बाद में सुधाकर विला की गाड़ी के सामने रुका, वहाँ पे एक भिखारी से बात करने लगा फोन लेकर, यानी कि सुधाकर जो कुछ भी बोल रहा था बिल्कुल सही कह रहा था। इसके बाद अर्जुन उस लोकेशन पे जाता है जहाँ पे सुधाकर का घर था और वहाँ पे वो जाकर सारी लोकेशन देखता है और हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है। जिसके बाद अर्जुन सोलेमान की वाइफ से मिलने जाते हैं। इसी दौरान वाइफ बताती है कि उस दिन मैंने पुलिस के पास कॉल किया था, लेकिन बाद में मैंने मना कर दिया। इसी बात को लेकर अब अपनी जांच में आगे बढ़ा। अर्जुन की एक होटल में मुलाकात होती है, मधु से होती है और वो मधु से कुछ बातें भी करना चाहती थे। तभी अर्जुन किसी काम से उसके फोन छोड़कर वहीं चला जाता है और उसके फोन पर शौर्य की वाइफ का मैसेज आता है जो कि मधु देख लेती है। अब इसके अगले ही दिन मधु सोलेमान की वाइफ को कटघरे में बुलाती है और उससे पूछताछ करने लगती है। सोलेमान की वाइफ बताती है कि उसने पुलिस को कॉल किया था। सोलेमान का पति का कहना था कि उस रात सोलेमान 4 बजे पहुंचा था, जबकि पहली बार शौर्य की पत्नी ने गवाही दी थी तो उसने दिखाया था कि शौर्य 1 बजे घर पर पहुंच गया था। इस बात पे वो बताती है कि वो उस टाइम काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जब सोमा की डेथ हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि इस कातिल को सजा मिलना ही चाहिए और इसीलिए मैं भी सच बयान दे रहा हूँ। इन सब के बाद अर्जुन भी एक गवाह को पेश करता है, एक पुलिस वाला जो कि 100 नंबर की रिपोर्ट देखता है। कटघरे में उससे बुलाया जाता है। अर्जुन उससे पूछताछ करता है, तब वो ऑफिसर बताता है कि 100 नंबर पे जितने भी कॉल की जाती है उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद अर्जुन उनमें से एक रिकॉर्डिंग पेश करता है जिसमें शौर्य की पत्नी दर्द से चिल्लाते हुए उससे मदद मांग रही थी। इसके बाद वो दूसरी रिकॉर्डिंग प्ले करता है जिसमें कि शौर्य की पत्नी डर के मारे पुलिस को आने से ही मना कर देते हैं। जिसके बाद अर्जुन सोलेमान की पत्नी गौरी को कटघरे में बुलाता है। गौरी रोते
रोते हुए बताती है कि वो अपनी पति को सजा देना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था और मुझे ये रास्ता मिला और मैंने गवाही दे दी कि वो 4 बजे लौट के आया था, जिससे कि उसे सजा मिल सके। अगर उसे सजा मिलती तो मेरे भी मन को शांति मिलती और इसीलिए मैंने ऐसी गवाही दी। और कोर्ट में ये सब सुनने के बाद पता चलता है कि अभी तक गौरी ने जितनी भी गवाही दी वो सारी की सारी झूठी थी और वो रिकॉर्डिंग प्रूफ कर देते हैं कि उस रात सोरेमान अपने घर पर ही था और सुधाकर का बयान झूठा था। कोर्ट की सुनवाई पूरी होती है और सोरेमान को इज्जत के साथ बरी कर दिया जाता है और अर्जुन ये केस जीत जाता है। अर्जुन जब बाहर आता है तो मधु उसके सामने आती है। मधु रोते हुए कहती है कि मैंने आपको हमेशा अपना आइडियल माना था, लेकिन आज भले ही आप जीत गए हो, लेकिन आज मेरे लिए आप हार गए। और मधु ये भी समझ जाता है कि जो उस रात वो दोनों होटल में मिले थे तो जानबूझ के गौरी के पास मैसेज किया गया था ताकि वो मधु को मिसलीड कर सके। इसके बाद सोरेमान अपना बोन मैरो सोरे की बेटी को दे देता है और उसकी तबीयत पहले से ठीक हो जाती है। अब इसी खुशी में एक पार्टी रखी जाती है जहाँ पे सोरेमान अपने आप को इक्का कह रहा था क्योंकि उसने इक्का खेल दिया और उसकी वाइफ इक्का थी। लेकिन यहीं पर अर्जुन एक चाल चलता है। वो सोरेमान से कहता है उसे सब कुछ पता है कि खून कैसे हुआ था। उस रात जब तुमने उसे मारकर फेंका, यानी कि घायल करके उसको फेंका, उसके बाद तुमने चतुर को कॉल किया और वहाँ पे फोन तुमने वहाँ के एक भिखारी से पैसे देके लिया था। तुमने फोन पर अपनी पत्नी से कुछ ऐसा करवाया कि ऐसा लगे कि तुम घर पर मौजूद हो और तुमने ऐसे ही खेल को अंजाम दे दिया। और मुझे ये बात ऐसे पता लगी क्योंकि जो तुम्हारा असिस्टेंट चतुर था वो गौरी को गौरी कह के बुलाता था, GOURI वाला, जबकि उसका नाम गौरी था। और यही बात उसने उस रिकॉर्डिंग में पकड़ ली और वो समझ गया था कि चतुर वहाँ पर था और तुम कहीं और पर थे। और बाद में चतुर ने उस भिखारी को मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो भिखारी बच गया और चतुर पकड़ा गया। भिखारी ने अस्पताल में सारा बयान दे दिया और अब तक यह बयान कोर्ट में पहुंच चुका है और तभी उसी पब में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।